कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बना है उस ग्लूकोज से हमको एटीपी का निर्माण करना है। क्या करना है? एटीपी का, ठीक है ना, एटीपी का। अब ये एटीपी क्या होता है? तो एटीपी कुछ खास नहीं है। एटीपी जो है ना, जैसे समझ लीजिए कि आपके जीवन को चलाने के लिए आपको बैंक नोट चाहिए। क्या चाहिए? बैंक नोट चाहिए। उसी से तो सारा काम चलता है ना। बैंक नोट से आपको कुछ भी चाहिए, तुरंत जितना सामान चाहिए उतना बैंक नोट खर्चा कीजिए और आपको सामान मिल जाएगा। उसी तरह से हमारे शरीर को पूरे अच्छे ढंग से चलाने के लिए एनर्जी करेंसी की जरूरत होता है, ठीक है ना। किस चीज का? एनर्जी करेंसी का। और वो एनर्जी करेंसी है क्या? तो वही एटीपी है। क्या है? एटीपी। और उसका जो बैंक है ना, उस बैंक का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। उस बैंक का क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो पूरा हमको एटीपी जो चाहिए ना, वो एटीपी कहां से मिलेगा? तो वही ग्लूकोज से, प्रोटीन से और फैट से मिलेगा। लेकिन वो ऐसे नहीं कि डायरेक्टली हमको मिल जाएगा, उसके लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। क्या होगी? ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज भी टूटेगा, उसके बाद फैट भी टूटेगा और प्रोटीन का अमीनो एसिड से जो निकलेगा एनर्जी, वो सारा किससे? तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसी के लिए हम लोग को ना हमेशा ऑक्सीजन के लिए सांस लेने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन गया। इस वायुमंडल में जितनी भी गैस का मिक्सचर है, वो सारा हम लोग क्या किए? इनहेल किए। सारा क्या किए? इनहेल किए, यानी कि अंदर लिए सांस, और बाहर उसके बाद जो है उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को ले लेगा और बाकी चीजों को क्या करेगा? तो एक्सेल कर देगा। क्या चीज कर देगा? बाकी को एक्सेल कर देगा, यानी कि बाकी को निकाल देगा। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम सांस लिए तो सांस से पूरा अंदर गया, तो ये ऑक्सीजन को लिया और बाहर बाकी चीजों को निकाला। तो इसके लिए एक तंत्र की, एक सिस्टम की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सीधे गया और अंदर से निकल जाएगा। इसके लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और वही सिस्टम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का शुरुआत कहां से होता है? तो नेजल कैविटी से होता है। कहां से होता है? नेजल कैविटी से, ठीक है ना। नस गुहा बोलते हैं, नस गुहा से शुरू होती है। हाँ, नसिका छिद्र से बोलते हैं, ठीक है, नसिका छिद्र भी बोल लीजिए। पहले ये जो बाहर वाला भाग है, यहाँ से नसिका छिद्र, उसके बाद अंदर में नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद नीचे आएगा तो क्या आएगा? लैरिंग्स। क्या आएगा? लैरिंग्स आएगा। सॉरी, पहले फेरिंग्स आता है, तब लैरिंग्स आता है। हाँ, पहले क्या आएगा? फेरिंग्स आएगा, और फेरिंग्स के नीचे क्या आएगा? लैरिंग्स आएगा, और लैरिंग्स जाकर के फिर ट्रैकिया में, और ट्रैकिया विंड पाइप बन करके दोनों में डिवाइड हो जाएगा। किस में? दोनों फेफड़ा में। तो इसका जो सबसे मेन है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सबसे मेन ऑर्गन है वो क्या है? फेफड़ा। सबसे मेन ऑर्गन क्या है? फेफड़ा। अब फेफड़ा में थोड़ा सा समझिए कि होता क्या है। जैसे हम लोग सांस लिए, इनहेल किए तो सारा गैस हम लोग क्या किए? इनहेल कर दिए। इसमें नाइट्रोजन भी गया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी गया, बाकी जितनी भी गैसें हैं सब गई, और ऑक्सीजन भी गया। तो कभी कभी पूछता है क्या कि ऑक्सीजन जो गया ना, उसका प्रतिशत कितना होता है? तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत जाता है? तो अगर हम 100 ml गैस को अंदर इनहेल किए, कितना किए? 100 ml गैस को इनहेल किए, अंदर लिए, तो उसमें से 21 ग्राम जो है वो क्या जाएगा? 21 ml क्या जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है ना, 21 ml। उसके बाद बाकी बात जो है सो अदर गैसेस जो है वो जाएगी। हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत जाएगा? तो 0.03 हम लोग के पूरे वायुमंडल में है, ठीक है ना। 0.03 जो है वो वायुमंडल में है। हम लोग लेंगे कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत लिए? ठीक है ना, 17% नहीं, 17%। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, हाँ ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो रहेगा मात्रा, वही मात्रा जो है हम लोग क्या करेंगे? तो इनहेल करेंगे। अब इनहेल किए तो इसमें से हमको क्या करना है? ये पूरा जो गैस है ना, इसमें से सिर्फ हमको ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के बाद बाकी जितना गैस है उस सबको क्या करना है? तो एक्सेल कर देना। इसके लिए जो एक व्यवस्था बनी हुई है, वो व्यवस्था क्या है? तो जैसे ट्रैकिया से विंड पाइप गया, ट्रैकिया से जैसे विंड पाइप गया और वो दोनों फेफड़ा में जाकर के डिवाइड हुआ, तो हम लोग का फेफड़ा जो है ना, उसमें क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है ना। अब उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। फेफड़ा के बाद विंड पाइप, मतलब वो ट्रैकिया हुआ। ट्रैकिया के अंदर जो है ना, एक ब्रोंकियोल्स नाम का स्ट्रक्चर है। क्या है? ब्रोंकियोल्स नाम का स्ट्रक्चर है। और उस ब्रोंकियोल्स के अंदर जो है ना, वो छोटा छोटा ब्रोंकाई में डिवाइडेड है। क्या चीज में? छोटा छोटा ब्रोंकाई में डिवाइडेड है। और वो छोटा छोटा एक ब्रोंकाई को अगर हम पकड़ ले, उसके और अंदर तक जाए, तो एक संरचना मिलेगी जिसको पुट्टिका बोलते हैं। क्या संरचना मिलेगी? पुट्टिका। उसी को इंग्लिश में एल्वोलाई बोलते हैं। सारा जो काम करता है ना, वो एल्वोलाई ही करता है, ठीक है ना। सारा काम क्या करता है? एल्वोलाई ही। बस उस एल्वोलाई तक पहुंचाने के लिए इतनी व्यवस्था है, जो
हमारा नाक छिद्र है, और नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ये सब जो है ना ऑक्सीजन को मतलब पूरा जो गैस है उस गैस को उस एल्वोलाई तक पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। अब जब जाएगा तो एल्वोलाई जो है ना अंगूर का जैसा गुच्छा नहीं होता है, उसी तरह का गुच्छा टाइप का वो स्ट्रक्चर है। क्या एल्वोलाई जो है अंगूर के गुच्छा टाइप का स्ट्रक्चर है, और वो खाली स्थान होता है। क्या होता है? खाली स्थान होता है। तो जैसे उसमें क्या हुआ कि बाहर से वो पूरा मान लीजिए कि एक गोला, इतना बड़ा एक गोला है, ठीक है ना, एक गोला है, वो पूरा बाहर से पैक है, ठीक है ना। और वो पैक जो रहता है ना, तो उसका जो दीवार बना हुआ रहता है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली का बना हुआ रहता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का, ठीक है ना। वो जो पूरा दीवार बना हुआ वो कैसा है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, अर्ध पारगम्य झिल्ली का, मतलब ना ही ऐसा है कि उसमें कुछ भी चला जाएगा और ना ही ऐसा है कि कुछ भी नहीं जा सकता। उसमें जो गैस इंटर करेगी ना, उस गैस को इंटर करवाएगा, ठीक है ना। और उस गैस के इंटर करते ही वहां पे क्या रहेगा? तो ब्लड रहेगा। क्या रहेगा? ब्लड रहेगा, यानी कि रक्त रहेगा। अब रक्त में पाया जाता है एक मतलब उसका कण है जिसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन सोचेगा, खोजेगा कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है कहीं क्या? क्या खोजेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड है कहीं क्या? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसका जो मतलब ये है ना बंधन है ना, वो बहुत मजबूत बंधन होता है, बहुत आसानी से बंधन हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड खोजेगा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड खोजेगा, मिलेगा, फट से उस कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ करके और आगे ट्रेवल कर देगा, ठीक है ना। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिलेगा तब खोजेगा कि ऑक्सीजन है क्या। अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ अपना एक बंधन बनाएगा और वहां से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और यहीं से जो है रक्त में से, इसी पुट्टिका का काम क्या है कि इसी में से कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा कि ये फिर बाहर निकाल देगा। पूरा हवा लिया, उसमें से ऑक्सीजन को ले लिया, सारा हवा निकालेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। ये पुट्टिका वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या हुआ? वायु कुप्पिका बोलते हैं, कोष्ठ नहीं, वायु कुप्पिका बोलते हैं, ठीक है ना। वायु कुप्पिका बोलते हैं, या फिर एल्वोलाई जो है ना उसका फेमस नाम है, इंग्लिश नाम है, और सब लोग एल्वोलाई से पहचान जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, हिंदी में पुट्टिका भी बोलते हैं, ठीक है ना। पुट्टिका और वायु कुप्पिका, कुप्पिका, ठीक है ना। हाँ, वायु कुप्पिका बोलते हैं। अब क्या होगा? ये जो रक्त में मिल गया, क्या चीज? रक्त में मिल गया ऑक्सीजन। ये रक्त अब आगे बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो स्ट्रक्चर था, कार्बन डाइऑक्साइड जो था, उसको क्या करेगा? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के द्वारा बाहर निकाल देगा। और बाहर निकलते ही फिर से हम लोग क्या करेंगे? एक्सेल। क्या करेंगे? एक्सेल, मतलब सांस छोड़ेंगे। तो जैसे ही सांस छोड़ेंगे तो वो सारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जितने भी गैसेस हैं वो क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। इतना ही तंत्र है किस चीज का? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहीं तक रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम खत्म हो जाता है। अब मिल गया खून को क्या? ऑक्सीजन। क्या मिल गया? खून को ऑक्सीजन। अब वो खून दौड़ल दौड़ल कहां जाएगा? तो सारा सेल के पास जाएगा। कहां जाएगा? सारे सेल के पास चला जाएगा, ठीक है ना। और सेल में क्या हो रहा है? तो ग्लूकोज का जो अणु गया था, ग्लूकोज का जो अणु गया था ना, वो साइटोप्लाज्म में जा करके, और ग्लूकोज का अणु टूट रहा है पायरुवेट में। क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म में जा करके, और ग्लूकोज का अणु क्या कर रहा है? टूट रहा है पायरुवेट में। जितना भी खाना खाए थे सारा विलाई क्या किया था? उसमें से जितना भी पोषक तत्व था सबको एब्जॉर्ब किया था। और विलाई में, विलाई नामक स्ट्रक्चर जो है वो कहां पे खुलती है? तो रक्तवाहिनी में खुलती है, यानी ब्लड में। तो ब्लड में जो खुलती है तो ब्लड में पूरा वो मिल गया, और वो ब्लड जो है ना शरीर के हर एक कोशिका तक जाती है। ब्लड का जो पहुंच है वो शरीर के हर एक कोशिका तक है। सारा कोशिका में जाकर के, और कार्बन, ये इसको कार्बोहाइड्रेट से जो टूट करके निकला था ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को छोड़ देगा, एमिनो एसिड को छोड़ देगा, फैट का फैटी एसिड को छोड़ देगा, सब चीज को छोड़ देगा। तो अब वहां पे साइटोप्लाज्म में क्या है कि जितना भी ग्लूकोज का अणु गया था वो पायरुवेट में टूट रहा है, और उसी टूटने के दरमियान कौन पहुंचेगा? ये ऑक्सीजन। कौन पहुंचेगा? ऑक्सीजन। जो अभी वायु पुट्टिका से जो ऑक्सीजन मिला था हीमोग्लोबिन को, वो हीमोग्लोबिन भी पहुंच रहा है कहां पे? वही सेल में, वही कोशिका में। अब इस कोशिका में ऑक्सीजन का जो पहुंचा है अणु, उस ऑक्सीजन के अणु के साथ पायरुवेट का क्या होगा? मिश्रण होगा। ऑक्सीजन के अणु के साथ पायरुवेट का क्या होगा? मिश्रण होगा, ठीक है ना। और अब ये पायरुवेट जो है सो आगे बढ़ाएगा। पायरुवेट और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे सेल को मान लीजिए, इतना बड़ा सेल है ना, हालांकि होता है वो माइक्रोन में। सेल को मान लीजिए, तो इसका स्ट्रक्चर है, तो ये जो खाली स्थान है ना,
सेल में जो खाली स्थान है उसमें पानी भरा हुआ रहता है, क्या रहता है, पानी भरा हुआ, और वही जो पानी भरा हुआ एरिया है ना उसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के बाद एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है ना, और न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद एक प्रोटोप्लाज्म होता है। तो ये सब टर्म जो है ना ये सब समझ जाइएगा, बहुत आसान टर्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो पानी भरा हुआ उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो पानी भरा उसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे, और सेल के अंदर जो पानी भरा वो क्या है, साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर एक छोटा सा कण है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें भी पानी भरा हुआ वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये पूरा सेल है, इसके अंदर छोटा छोटा बहुत सारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो रखा हुआ है और प्लस में पानी भरा हुआ, तो ये जो पानी भरा हुआ एरिया ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब ये न्यूक्लियस वाला पानी और ये साइटोप्लाज्म वाला पानी, ये दोनों पानी को मिला दीजिएगा ना तो इसी का नाम पड़ जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या पड़ जाता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। चलिए अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया नामक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें पाइरूवेट और ऑक्सीजन दोनों मिल करके पहुंचा, क्या पहुंचा, ऑक्सीजन और पाइरूवेट मिल करके। अब इसमें एक चक्र चलेगा, क्या चलेगा, चक्र चलेगा, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल के द्वारा एटीपी का निर्माण होगा। किस चीज का निर्माण होगा, एटीपी का। किससे, पाइरूवेट से। किससे, पाइरूवेट से। पाइरूवेट कहां से मिला था, ग्लूकोज से। ग्लूकोज कहां से मिला था, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट कहां से मिला था, भोजन जो किए थे उससे, ठीक है ना। अब एटीपी के बारे में स्टार्टिंग में क्या बताया कि क्या है, बैंक नोट के तरह एनर्जी करेंसी। जैसे बैंक नोट को चलाने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी को चलाने के लिए बैंक नोट का जरूरत पड़ता है ना, दिनचर्या को चलाने के लिए, उसी तरह से हमारे शरीर के एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए, शरीर का काम चलाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, एटीपी का। एटीपी का सिट्रिक एसिड साइकिल से निर्माण होगा। और एटीपी का निर्माण कैसे होगा तो ये समझिए। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग को याद है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक से हम एम्फसाइज कर रहे हैं किस पे, ट्राई पे एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, इस शब्द को पकड़िएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब है कि डाई भी होता होगा, और डाई होता होगा तो मोनो भी होता होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, पाइरूवेट जो टूटता है ना वो एटीपी में टूटता है, और एटीपी जब एनर्जी के लिए यूज होते रहता है, एटीपी जब एनर्जी के लिए यूज होते रहता है तो उस समय वो किस में टूट जाता है, एडीपी में। किस में, एडीपी में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में, मतलब 3 गो वाला जो बंधन था उसमें किस में टूट गया, 2 गो वाला में, ठीक है ना, 2 गो वाला में टूट गया। अब एडीपी का जब यूज होगा, एडीपी का दोबारा यूज होगा तो वो जो है ना एएमपी में टूट जाएगा, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में। किस में टूट जाएगा, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में टूट जाएगा, ठीक है ना। और फिर अब 3 गो एएमपी जो है मिल करके, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट मिल करके फिर वही सिट्रिक एसिड साइकिल से क्या बन जाएगा, एक एटीपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक एटीपी। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि एक पाइरूवेट से कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो एक पाइरूवेट से कितना एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का। कितना एटीपी का, 38 एटीपी का। लेकिन एक चीज बताइए, अगर आप किसी भी चीज का निर्माण कर रहे हैं, किसी भी चीज को कहीं अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो उस पैसा को खर्च करने के लिए भी कुछ खर्च होगा। जैसे मान लीजिए यहां से आप पटना जाते हैं और वहां पे एक गाड़ी खरीदते हैं, पटना जाकर के क्या करते हैं, एक गाड़ी खरीदते हैं। गाड़ी मान लीजिए 5 लाख का खरीदे, कितने लाख का, 5 लाख का गाड़ी। तो वहां तक जाने के लिए भी तो आप कुछ ना कुछ खर्चा कीजिएगा। मान लीजिए 200 रुपया ही बस भाड़ा, ट्रेन भाड़ा दीजिएगा ना, तो खर्चा हुआ ना। तो इसी तरह से, और फिर वहां से खर्च करके आप आ गए। इसी तरह से किसी भी चीज का निर्माण करने के लिए भी ना शरीर में कुछ एनर्जी खत्म हो जाता है। तो जैसे एक पाइरूवेट से जो 38 एटीपी बनता है ना, तो 38 एटीपी में 2 एटीपी रख लेता है कि भैया हमको बनाने में एनर्जी लगा था, ये 2 एटीपी हम नहीं दे सकते हैं। आपको फाइनली जो मिलेगा वो कितना एटीपी मिलेगा, 36 एटीपी, ठीक है ना। तो प्रश्न को देख लीजिएगा, अब ये नहीं कहिएगा कि 38 आएगा और 36 आएगा, दोनों तो कौन लगाएंगे। आपको ये चीज खुला आंख से देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर हमसे जानना क्या चाह रहा है। वो क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन एकदम एग्जामिनर खोल करके देगा, ठीक है ना, कि कुल कितने एटीपी का निर्माण होता है, या फिर इस प्रक्रिया में कितने एटीपी का निर्माण होता है, या फिर इस दौरान कितने एटीपी का। तो आप पढ़िएगा ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर 38 एटीपी वाला बात जानना चाहता है कि 36 एटीपी वाला बात जानना चाहता है, ठीक है ना। तो कुल जो है ना टोटल एटीपी का कितना निर्माण होता है, 38 एटीपी का, 38 एटीपी का। और कुल एटीपी हम लोग को मिलता कितना है, तो 36 एटीपी, ठीक है ना। अब एटीपी मिल गया। अब इस एटीपी का यूज आप क्या, किस चीज की तरह कर सकते हैं, तो एनर्जी करेंसी के रूप में। एनर्जी करेंसी के रूप में, जैसे बैंक नोट का यूज करते हैं आप अपने दिनचर्या को चलाने के लिए, उसी तरह से आप कोई भी काम, जैसे हम ये पेन को उठाए ना, हम समझिए कि 25-30 एटीपी खत्म कर चुके हैं। ये छोटा छोटा एक्टिविटी में जो है इतना एटीपी खर्च होता है, ठीक है ना।
चलिए इसका थोड़ा सा इक्वेशन भी देख लीजिए, ठीक है ना। इक्वेशन क्या है, हाँ और एक चीज और देखिए, श्वसन जो होता है ना, ये तो हम किस चीज के बारे में बताए, ये तो हम एरोबिक श्वसन के बारे में बताए। क्या चीज? एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताए। कभी कभी क्या होता है, एक कोशिकीय जीव जो होता है, क्या होता है, एक कोशिकीय जीव, उसके पास इतना जो है ना नजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्विलाई, ये सब इतना चीज थोड़ा ना रहता है। उसके पास तो शरीर एक कोशिका का बना हुआ, लेकिन श्वसन उसमें भी होगा, एनर्जी उसको भी चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें जो श्वसन होगा ना, वो कैसा श्वसन होगा? अवायवीय श्वसन होगा। कैसा श्वसन होगा? अवायवीय। मतलब ऐसा नहीं कि वायु नहीं, उसमें ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब भी ये होता है ना, श्वसन होता है, तो उसमें किसका निर्माण होगा? तो लैक्टिक एसिड का। किसका होगा? तो लैक्टिक एसिड का। किसका निर्माण होगा? लैक्टिक एसिड का, ठीक है ना। जैसे हम लोग भी है, क्या करते हैं कि कभी आप तेज दौड़िए, ठीक है ना, चाहे कोई भारी काम कीजिए, तो आपके मसल्स में ना थकान महसूस होने लगेगा। क्या होने लगेगा? थकान महसूस होने लगेगा। थकान किस लिए महसूस हुआ जानते हैं? क्योंकि शरीर को निर्देश मिला कि जल्दी जल्दी एटीपी बनाओ। क्या करो? जल्दी जल्दी एटीपी बनाओ, मालिक को जल्दी जल्दी काम करना है, जल्दी जल्दी इनको एनर्जी चाहिए। तो एटीपी बनाने में ना सांस अगर थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई अगर थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है, तो उस ऑक्सीजन धीमा पहुंचने के कारण क्या होता है कि टोटल का टोटल जो है ना एटीपी में ना कन्वर्ट होकर के कुछ लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? कुछ लैक्टिक एसिड में, और वो बताते हैं, वो कुछ जो है ना वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और वो लैक्टिक एसिड क्या करता है हम लोग को? तो ऐठन मौजूद कर देता है। क्या करता है? मसल्स में ऐठन मौजूद कर देता है। चलिए ये तो हो गया किस में? जब आपका वायु का गति धीमा था। और अगर वायु मिले ही ना तब, अगर वायु मिले ही ना तब क्या होगा? तो तब किस चीज का निर्माण होता है? अगर एथाइल अल्कोहल का। किस चीज का? एथाइल अल्कोहल का, ठीक है ना। एथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। और तभी ना पढ़ते हैं कि एथाइल अल्कोहल का जो निर्माण करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ईस्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है ना। जैसे फल को सड़ाते हैं, क्या करते हैं? फल को सड़ाते हैं, और उस फल को सड़ा करके उससे क्या निकालते हैं? तो एथाइल अल्कोहल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इथाइल अल्कोहल। तो क्या करते हैं? उसको ऑक्सीजन देते हैं क्या? नहीं, ऑक्सीजन के अब्सेंस में उसको सड़ाते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन के अब्सेंस में। तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में जैसे ही सड़ेगा ना, तो उसका जो फाइनल उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? तो एथाइल अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये सब बनता है, समझे। इन एरोबिक श्वसन में यही प्रक्रिया होती है। जैसे कि ईस्ट वगैरह है ना, ईस्ट का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ईस्ट आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और ईस्ट जो है ना, जो श्वसन करता है वो कैसा श्वसन करता है? तो इन एरोबिक मतलब अवायवीय श्वसन करता है। और अवायवीय श्वसन करके वो क्या बना देगा? तो एथाइल अल्कोहल बना देगा, ठीक है ना। हाँ, इसके अतिरिक्त देखिए कुछ जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जो इस स्तर पर काम करते हैं और इसका निर्माण करते हैं। किस चीज का? एथाइल अल्कोहल का। इसके लिए इसका भी समय समय पर जहाँ जरूरत होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। वही लैरिंग्स फेरिंग्स वगैरह के बारे में दिए हुए हैं कि लैरिंग्स होता क्या है, फेरिंग्स होता क्या है, समझे। तो ये नाक द्वार तो समझ रहे हैं ना, नेजल गेट तो समझ रहे हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो पॉइंट है ना, उसको क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का दो काम है। नेजल कैविटी का मुख्यतः जो काम है वो क्या काम है? दो काम। आपके श्वसन का जो है ना तापमान को बनाए रखना। किस चीज का? आपके श्वसन का तापमान को बनाए रखना। अब सोचिए कि आप कहीं पे ऐसा जगह पे है जहां पे टेम्परेचर जो है ना सो बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा है। और वैसा ही आप जो है ना हवा आप इनहेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं। वो डायरेक्ट वो आपके फेफड़ा में जा रहा है। कहां पे? एल्वोलाई में। एल्वोलाई जो है ना वो बहुत ही कोमल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो बहुत ही कोमल स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। उसको एकदम गरम गरम हवा लग रहा है, ठीक है ना। हो सकता है वो डैमेज हो जाए। अर्ध पारगम में झिल्ली, मतलब बहुत पतला ही झिल्ली होगा ना, हो सकता है बहुत गर्म हवा लगेगा तो वो डैमेज हो जाए। दूसरा कंडीशन, आप बहुत ही ठंडे प्रदेश में है। कहां पे है? बहुत ही ठंडे प्रदेश में है, और वहां पे आप इनहेल कर रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत ही ठंडा हवा आप इनहेल कर रहे हैं, बहुत ही ठंडा हवा इनहेल कर रहे हैं। जैसे देखते होंगे सियाचिन वगैरह का तस्वीर कभी कभी आता है सेना का। सियाचिन में देखते हैं, कहता है कि -40 डिग्री, -72 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है सेल्सियस में। तो कितना कम, कितना ठंडा टेम्परेचर होगा। तो उसमें भी देखिएगा आंख पे चश्मा लगा हुआ रहता है, ऐसे करके बंद रहता है, लेकिन नाक खुला हुआ रहता है। क्या रहता है? नाक खुला हुआ रहता है। तो सोचिए माइनस टेम्परेचर का वायु अगर हम इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, तो हो सकता है हमारा जो अंदर का जितना भी मटेरियल है वो अंदर में
नमी हमेशा रहता है, ठीक है ना, नमी क्या रहता है, हमेशा रहता है। अभी फैक्चुअल क्वेश्चन पे चलेंगे तो उसमें बताएंगे कि कितना 450 ml भर दिन में हम लोग इनहेल करके जो है ना शरीर से पानी को निकाल देते हैं। क्योंकि सूखा हुआ निकलेगा तो जितना भी द्वार है सब द्वार फट जाएगा। क्या होगा, सब द्वार मतलब फट जाएगा। तो इसके लिए नमी बनाए रखता है, और नमी बनाने के लिए वो 450 ml हम लोग डेली इनहेल कर देते, एक्सहेल कर देते हैं पानी को। अब क्या होगा कि बहुत ही ठंडा अगर हवा ले रहे हैं तो नमी है, वो नमी हो सकता है जम जाए, ब्लॉकेज कर दे अंदर में, तब तो तुरंत वहीं पे डेथ हो जाएगा। तो इसके लिए जो है नेजल कैविटी का काम क्या है कि वो जो है ना तापमान को नियंत्रित रखेगा। बहुत ही ठंडा हवा भी लीजिएगा ना तो उसको भी वो क्या करेगा, अंदर गर्म करके भेजेगा, और बहुत गर्म भी हवा लीजिएगा ना उसको भी क्या करेगा, तो ठंडा लेकर के भेजेगा। दूसरा काम, जितना भी आप लोग सांस लेते हैं तो हम लोग के नाक में बाल है, क्या है, बाल है, हेयर है, वो हेयर हमेशा भींगा हुआ रहता है। क्योंकि हम लोग कैसे क्या करते हैं, नमी हमेशा बाहर छोड़ते रहते हैं तो भींगा हुआ रहता है। तो भींगा हुआ रहता है तो जितना भी धूल कण वगैरह जाता है वो सब क्या हो जाता है, उसी पे फंस जाता है। क्या होता है, उसी पे फंस जाता है। उसके बाद भी अगर कुछ अंदर चला गया, उसके बाद भी अगर कुछ अंदर चला गया, कुछ वायरस बैक्टीरिया ही अंदर चला गया, तो वायरस बैक्टीरिया क्या होता है, वो नेजल कैविटी में एक ऐसा केमिकल रहता है जो वो अपने अंदर फंसा लेता है। क्या करता है, अपने अंदर फंसा करके वो हम लोग के ब्रोंकाइज में या फिर एल्वुलाई में तक नहीं पहुंच देता। तो नेजल कैविटी का दो काम है। लैरिंग्स क्या, फेरिंग्स क्या है, तो फेरिंग्स कुछ नहीं है। फेरिंग्स ये नेजल कैविटी के बाद का जो है ना ये रास्ता जो है ना इसको क्या बोलते हैं, तो फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स जो है वो बोला जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं ना, ग्रसनी बोलते हैं, ग्रसनी, ग्रास नली नहीं, ग्रास नली तो एसोफेगस है, ग्रसनी, ग्रसनी, हाँ। और उसके बाद फेरिंग्स के नीचे जो सब आएगा वो क्या आएगा, तो लैरिंग्स आएगा। क्या आएगा, लैरिंग्स। लैरिंग्स को आम बोलचाल के भाषा में जो है ना वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स, ठीक है ना, हाँ। हम लोग का जो शब्द जो निकल रहा है ना, हम लोग का जो आवाज निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है, तो लैरिंग्स में ही हुए वाइब्रेशन की वजह से, लैरिंग्स में ही हुए कंपन की वजह से हम लोग का आवाज निकल पाता है, ठीक है ना, हाँ। तो किसी का अगर आवाज बहुत अच्छा है, किसी का आवाज बहुत खराब है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, उसका वॉइस बॉक्स यानी कि उसका लैरिंग्स जिम्मेवार है, ठीक है ना, लैरिंग्स से ही निकलता है। उसके बाद जो आता है वो क्या है, तो ट्रैकिया है। उसके बाद जो ये जो दिखता है ये क्या है, ये ट्रैकिया है, ठीक है ना। ट्रैकिया में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है ना, ट्रैकिया में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, तो हाँ, इसको जो है ना याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, सर्क्योसाइड, इसको सर्क्योसाइड कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्क्योसाइड कार्टिलेज बोलते हैं। यानी कि राउंड राउंड जो है ना ये जो है, ये राउंड राउंड ये क्या है, तो गोल गोल ऐसे करके, और उसके बाद जो है एक गोला ऐसे है, फिर ऊपर फिर ऐसे करके सर्किल का सर्क्योइड कार्टिलेज बोलते हैं। और ये जो बना हुआ है किसका बना हुआ है, तो उपास्थि का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, उपास्थि का, कार्टिलेज का। हम लोग जब फांसी लगाते हैं ना, हम लोग नहीं मतलब कोई अगर फांसी लगाते हैं तो उनकी जो मृत्यु होती है वो क्या है, तो यही सर्क्योइड कार्टिलेज के टूट जाने की वजह से। सर्क्योइड कार्टिलेज क्या हो जाता है, टूट जाता है उस अवस्था में, ठीक है ना। जब फांसी लगाते हैं तो इस पे जोर पड़ता है, ठीक है ना, और जोर जैसे ही पड़ेगा तो ये कार्टिलेज क्या होता है, तो कट से टूट जाता है, और कार्टिलेज टूट जाएगा तो ऑक्सीजन जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन, जैसे ये पाइप है और पाइप फट जाएगा तो क्या होगा, लीकेज हो जाएगा। पाइप फट जाएगा तो लीकेज हो जाएगा, तो लीकेज के कारण जो है ना वो ऑक्सीजन सप्लाई जो है ना वो ठीक से जो है विंड पाइप होते होते वो एल्वुलाई तक पहुंच ही नहीं पाता, और दम घुटने की वजह से, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से जो है क्या हो जाता है, हम लोग का डेथ हो जाता है, ठीक है ना। मतलब हम लोगों का नहीं, किन्हीं का जो सुसाइडल अटेम्प्ट लेते हैं वैसा फांसी लगाने से, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, तो यही सर्कुलाइड कार्टिलेज क्या हो जाता है, टूट जाता है, किस में, फांसी लगाने में। इसके बाद जो है वो ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियो है। जैसे कि एक बड़ा शाखा के बाद छोटा शाखा, तो ब्रोंकियोल्स क्या है, बड़ा शाखा के बाद क्या हो गया, ब्रोंकाइज हो गया, वो छोटा शाखा, और छोटा शाखा में जो क्या हो गया, तो गुच्छा लगा हुआ, वो गुच्छा क्या हो गया, एल्वुलाई हो गया, ठीक है ना। यही है, इतना ही श्वसन में पढ़ना है, और कुछ खास है नहीं। दूसरा, कभी कभी प्रश्न क्या पूछ लेता है कि श्वसन ग्रंथि जो है ना, श्वसन ग्रंथि जो है वो हर तरह के जीव में अलग अलग होता है, हर तरह के जीव में अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग मेमल्स है, स्तनधारी है ना, तो स्तनधारी में जो श्वसन ग्रंथि है वो क्या है, फेफड़ा। क्या है, फेफड़ा, लंग्स है, बिल्कुल सही है, वही लंग्स है या फिर फेफड़ा है। इसके बाद मछली में क्या हो जाता है, वो गिल्स हो जाता है। मछली में क्या हो जाता है, तो गिल्स हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े में क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा में ट्रैकिया हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, कीड़ा मकोड़ा में ट्रैकिया हो जाता है। और कॉकरोच में क्या होता है जानते हैं, कॉकरोच में जो है ना, कॉकरोच के शरीर के पश्च भाग, हम मतलब वही बातक छिद्र बोलते हैं, या फिर उसका जो स्किन के ऊपर जो रहता है ना, वो स्किन के ऊपर वाला जो भाग है वो श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है। मेढक में भी सेम होता है, मेढक में जो है ना
हाँ, मेढक त्वचा से भी ले लेता है और दूसरा किस चीज से ले लेता है, तो गलफड़ा से, फेफड़ा से मतलब कि लंग्स से भी ले लेता है और त्वचा से भी। कभी कभी हाइबरनेशन एक स्टेट बताए थे ना, हाइबरनेशन में मेढक क्या चला जाता है, तो हाइबरनेशन में चला जाता है ठंड से बचने के लिए। तो उस समय किस चीज से, तो त्वचा से ही वो काम चला लेता है। हाँ, त्वचा से ही काम चला लेता है। उसके बाद देखिए मछली जो है गिल्स और क्लूम दोनों चीज है, मछली गिल्स और क्लूम दोनों से जो है सो सांस ले पाती है। क्लूम मतलब उसी का भाग है, गिल्स, हाँ मतलब जैसे गिल्स है ना, तो गिल्स में देखते हो, गिल्स देखें मछली तो सब लोग लगभग खाते ही होंगे, तो मछली का देखते हैं, ये गलफड़ा होता है, गलफड़ा को ऐसे हटाते हैं, गलफड़ा को हटाइएगा तो एक ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा और उसमें ऐसे 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 करके जाली टाइप का बना हुआ रहेगा, जाली टाइप का बना रहेगा। तो वो जाली क्या है, तो जाली क्या है, तो वही जाली जो है ना वो क्या है, तो उसका मतलब गिल्स है, क्या है जाली, क्या है वही गिल्स है। क्लोम क्या है, कभी कभी मछली मुंह से पूरा सांस अंदर ले लेती है, समझे, और उसका अंदर में जो मतलब ये इंटेस्टाइन वाला जो एरिया है ना, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, बाकी चीज को बाहर निकालता है। तो क्लोम से भी सांस ले लेती है, गिल्स से भी सांस ले लेती है। क्या चीज, नहीं सब मछली में नहीं पाई जाती है, कुछ में पाई जाती है। अगर सब में पाई जाती है तो फिर गिल्स का क्या आवश्यकता है, एक ही स्ट्रक्चर देता है उससे काम चल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एक कोशिकीय जीव वगैरह किस चीज से लेते हैं, तो ये कोशिका झिल्ली से, ठीक है ना, किस चीज से ले लेते हैं, कोशिका झिल्ली से, जितना भी एक कोशिकीय जीव है। और हाँ, और उसके बाद सिलेंट्रेटा पॉडीफेरा, जैसे जो स्पंजी लाइक जो सिलेंट्रेटा वगैरह है, ठीक है ना, निडेरिया वगैरह, वो किससे से ले लेते हैं, तो वो देह भित्ति से, यानी कि वही शरीर के ऊपर जो स्ट्रक्चर है ना, यानी त्वचा ही बोल लीजिए, ठीक है ना, ऊपर जो, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि सिलेंट्रेटा वगैरह कुछ ऐसा जीव है जिसका ऊपर से जो है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना हुआ था, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर स्ट्रक्चर बना होता है। तो उस कठोर स्ट्रक्चर पे भी छोटा छोटा छिद्र होता है, उससे जो है वो सांस ले पाता है, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए फेफड़े के बारे में थोड़ा सा, फेफड़ा जो है वो फेफड़ा का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। हम लोग का जो मानव का फेफड़ा है ना, हम लोग का जो मानव का फेफड़ा है वो कैसा होता है, तो रिब केज में बंधा हुआ, किस में बंधा हुआ है, रिब केज में। रिब केज यानी कि जिसको पसली नहीं बोलते हैं, वो पसली में, पसली में, वो पसली हम लोग को सुरक्षा देता है। जैसे मान लीजिए किसी को ऐसे धकेल दिए ही और पूरा अगर वो स्पंजी टाइप का ही रहेगा तो नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए एक उसका जो है ना सुरक्षा कवच है, क्या है, सुरक्षा कवच है। अब पसली जो होता है ना, पसली में हड्डियों की संख्या कभी कभी पूछ ले जाती है, तो पसलियों में हड्डी की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है, कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, यानी कि 12 दूना 24, दो जोड़ा, जोड़ा का मतलब क्या, पेयर ही ना, यानी कि 12 दूना 24 होता है, ठीक है ना। 24 जो है हम लोग का पसली में हड्डी की संख्या होती है। कभी कभी आपको 25 ऑप्शन में देखने को मिलेगा, 24 ना होकर के 25, ठीक है ना। तो 25 क्या होता है ना, तो एक बीच में यहाँ पे इतना छोटा एक स्ट्रक्चर है, एक हड्डी है, ठीक है ना, एक छोटा हड्डी है जिससे ये सारी रिब केज जाकर के जुड़ी है। पीछे में तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे में तो क्या है, पीछे में तो आपको स्पाइनल कोड है तो उससे जुड़ गया, लेकिन आगे में भी तो कहीं एक होना चाहिए। तो एक छोटा सा यहाँ पे हड्डी होता है, स्टर्नम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टर्नम। तो स्टर्नम से जुड़ी होती है। स्टर्नम के जस्ट नीचे एक और हड्डी होती है, स्टर्नम के नीचे जस्ट एक और जो है ना, उसको जो है ना डायफ्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। डायफ्राम से नीचे कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब आप सांस लेंगे तो डायफ्राम कैसा होगा। तो मान लीजिए कि जैसे कि सांस लिए तो क्या हो गया, जब सांस लिए तो आपका फेफड़ा क्या होगा, फैलेगा, तो फैलेगा तो डायफ्राम क्या होगा, नीचे बैठेगा, फेफड़ा क्या होगा, नीचे बैठेगा डायफ्राम। और जब आप एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो आपका फेफड़ा सिकुड़ेगा, तो डायफ्राम क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो ये ऊपर नीचे होने में जो मदद करता है वो कौन करता है, तो डायफ्राम करता है। कौन करता है, डायफ्राम। डायफ्राम यहाँ पे सी या यू लाइक स्ट्रक्चर, एक ऐसा एकदम स्ट्रक्चर होता है, और उसी डायफ्राम के अंदर जो होता है वो क्या होता है, हार्ट होता है, क्या होता है, हार्ट होता है। तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है ना वो पूरा पूरी बीच में है। हार्ट का स्ट्रक्चर कहाँ पे है, पूरा पूरी बीच में है, लेकिन वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है, थोड़ा सा क्या है, लेफ्ट साइड में। तो जैसे ये लोग, कुछ लोग को देखते हैं इशारा करते हैं ऐसे करके, यहाँ पे जो एकदम लेफ्ट साइड में ये जो दिल बताते हैं, यहाँ पे दिल नहीं रहता है, दिल का सही इशारा करना है यहाँ कीजिए, ठीक है ना। दिल कहाँ पे है, यहाँ पे है, दिल यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में उठा हुआ रहता है। तो हमारा जो फेफड़ा है ना, हमारा फेफड़ा वो 6 भागों में बटा हुआ, कितने भागों में, 6 भाग में। जैसे एक ऊपर वाला भाग, एक बीच वाला भाग और एक नीचे वाला भाग, ठीक है ना, कितने भागों में, 6 भागों में। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना दिल आकर के थोड़ा सा मामला को बिगाड़ दिया, क्या किया, थोड़ा सा मामला को बिगाड़ दिया। दिल बोला क्या कि भैया हमको भी जगह दीजिए ना थोड़ा सा रहने के लिए, हम बीच में ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाते, हमको थोड़ा सा आप अगर ऊपर घसक जाते ना तो अच्छा रहता। तो ये जो लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा है ना ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, क्या हो
गया, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, किसके कारण? दिल के कारण, दिल को रखने के कारण। तो ये फेफड़ा जो है ना थोड़ा सा छोटा पड़ गया, क्या हो गया? थोड़ा सा छोटा पड़ गया। तो वैज्ञानिक इसको जो बांटे ना, इसको दो ही भाग में बांटे। कितने भाग में? दो ही भाग में। तो देखिए इधर तो 3 भाग में बटा था, इधर भी 3 भाग में बटता, लेकिन दिल के कारण कितना हो गया? तो 2 ही भाग में बटा। तो इधर 2 भाग और इधर कितना? 3 भाग। तो टोटल हमारे फेफड़ा का कितना भाग है? 5 भाग। टेक्निकली होना चाहिए था 6 भाग, लेकिन वो दिल थोड़ा सा आ गया, तो दिल तो बच्चा है, बोला थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए, एडजस्ट हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिल के कारण जो लेफ्ट फेफड़ा है वो थोड़ा छोटा होता है और राइट फेफड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है। बाकी काम दोनों का सेम ही है, दोनों तरफ का काम जो है वो क्या है? तो वही